So hello and welcome to yet another PYQ practice session where we are going to practice the questions of two most important literary theories, which is New Criticism and Russian Formalism. These are the two siblings born from the same mother. They do not like the old criticism method of judging a particular work based on the author's life, its biography, its historical or cultural background. They are concerned about the text. They look inside the text, what is written in the text, what kind of literary devices have been used, and what is the structure, content and form of a particular text. Now, as I called them siblings, तो siblings में थोड़ी बहुत तो difference होती है even after being born from the same mother. यही चीज आपको देखने को मिलती है both in New Criticism and Russian Formalism कि बात तो दोनों एक ही चीज के बारे में कर रहे हैं, पर उनका थोड़ा सा जो तरीका है एड्रेस करने का टुवर्ड्स द थ्योरी वो थोड़ा अलग है. सो सेम बट डिफरेंट आज हम लोग देखने वाले हैं. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों जो थ्योरीज है वो आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगी. 100% श्योर यू आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस फ्रॉम देम. आपसे क्वेश्चन पोज करके पूछा जाएगा कि बताओ न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के जो राइटर्स हैं उनको पिक आउट करो, तो यू विल हैव टू डू दैट. न्यू क्रिटिसिज्म या रशियन फॉर्मलिज्म थ्योरी के अंदर आने वाले क्रिटिकल टर्म्स को आप पिक आउट करो एंड देन इनके अंदर आने वाले क्रिटिक्स के डिटेल्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही वरदान की तरह साबित होगा जिन्होंने ऑलरेडी इन दो थ्योरीज को पढ़ लिया है. बट इफ यू आर समवन जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है इन दो थ्योरीज को, क्वेश्चंस देख के आपको इतना अच्छा ऑलरेडी आइडिया मिल जाएगा इन थ्योरीज को लेके कि यू आर गोइंग टू फील कि मैंने ऑलरेडी इस थ्योरी को पढ़ लिया. बट इफ एट ऑल यू वांट टू स्टडी दीज थ्योरीज इन द एंटायर लिटरेरी थ्योरी एंड दीज सेक्शंस एज वेल, तो इन पर मेरे ऑलरेडी फुल कोर्सेज बने हुए हैं जो बच्चों की बहुत हेल्प करते हैं. कठिन चीजों को बहुत ही आसान तरीके से मैंने पढ़ा के रखा है इन कोर्सेज में, लेक्चर बाय लेक्चर विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चंस. सो इफ एट ऑल यू वांट टू स्टडी देम thoroughly कि आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, प्लीज गो एंड चेक देम आउट. नाउ लेट मी टेक यू एंड शो यू द क्वेश्चंस एंड हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड आप अपने आप को जज करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं एंड कितने क्वेश्चंस में अभी भी यू स्टिल नीड टू वर्क अ लॉट. सो लेट्स गो. June 2013 में you see the most common kind of question that has been asked from literary theory. ये इतना common and repeated question है that you must know कि आपके literary theory से एक proper literary theory को match करने को दिया जाता है from their respective critics. So before you jump onto a particular critic कि इसके कौन से terms मुझे याद करने हैं या कौन से work की date पूछी गई है, you must know and you should know how to identify कि एक theory के अंदर कितने मेरे critics आ रहे हैं. जितनी भी theories आप पढ़ते हो उनके अंदर आने वाले आपको राइटर्स एंड क्रिटिक्स को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए. सो पॉइंट नंबर 1 हम लोग देखेंगे है फॉर्मलिज्म एंड ये मैच करेगा हमारी इस लिस्ट में थ्रू विक्टर श्लोवस्की. विक्टर श्लोवस्की इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ फॉर्मलिस्ट लिटरेरी थ्योरी जो आपकी फॉर्मलिज्म थ्योरी को प्रोपगेट करते हैं. 1910s एंड 1930s के बीच में फॉर्मलिस्ट लिटरेरी थ्योरी आपकी फ्रांस एंड रशिया में प्रोपगेट एंड फेमस होने लगती है. एंड इस थ्योरी का सीधा साफ यही मतलब होता है कि देखो भाई, हमें ऑथर, उसके जीवन, उसकी बायोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है. वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट. टेक्स्ट में भी जितने भी फॉर्मुलिस्ट थे सिर्फ और सिर्फ पोएट्री के ऊपर फोकस करते थे. सो लिटरेरी डिवाइसेस, द स्ट्रक्चर, द नरेटिव टेक्निक्स, एवरीथिंग दैट कम्स इनसाइड द टेक्स्ट, उसमें आपके फॉर्मुलिस्ट बंदे बड़े इंटरेस्टेड थे. सो विक्टर श्लोवस्की ने आपकी फॉर्मुलिस्ट लिटरेरी थ्योरी को बहुत सारे टर्म्स कंट्रीब्यूट किए हैं जिसमें से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है डीफेमिलियराइजेशन. तो ए का पॉइंट आपका 3 से मैच करेगा. नाउ वी कैन सी कि ए का 3 तो हमें सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में दिखाई देता है, तो वी कैन ऑलरेडी एक्सपेक्ट कि हमें आंसर मिल गया है, बट हम लोग बाकी पॉइंट्स को भी देखेंगे. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक योर आंसर्स व्हेन यू आर इन द एग्जाम सेंटर. दूसरा है हमारा न्यू क्रिटिसिज्म जो कि हमारा फॉर्मलिज्म का एक भाई ही है, लेकिन ये सिर्फ कंटेंट पर फोकस ना करके आपके फॉर्म एंड कंटेंट दोनों पर फोकस करता है. अब इस पॉइंट पर आपके यूजीसी नेट ने किया है आपको बहुत अच्छा वाला ट्रिक, क्योंकि जब आप न्यू क्रिटिक्स को देखेंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे जॉन क्रो रैंसम का नाम, ये भी एक न्यू क्रिटिक थे. आप आई.ए. रिचर्ड्स का नाम देखेंगे, आप कहेंगे ये भी तो न्यू क्रिटिक है, अब मैं किसको क्लिक करूं. ऐसी सिचुएशंस में आपको जब दो राइटर्स या दो किसी क्रिटिक्स के नाम एक ही थ्योरी से पॉइंट आउट कर रहे हो तो आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ढूंढनी पड़ती है, व्हिच टेक्स अस टू पॉइंट नंबर सी. साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द वैल्यू ऑफ लिटरेचर. जिस भी बच्चे ने आई.ए. रिचर्ड्स को डीप में पढ़ा है, सिर्फ उसका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पढ़ के वो आगे नहीं बढ़ गया, तो उसको पता होगा कि आई.ए. रिचर्ड्स वाज द पर्सन जिन्होंने आपके इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और रिस्पॉन्सेस
जो एक लिटरेचर के पीस को पढ़ के एक रीडर के ऊपर पढ़ते हैं, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा बात की है अपने वर्क्स में। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है विच इज आपका सी का 4 मैच कर जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 1 में हम लोग सी का 4 ऑलरेडी देख पा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा ये जो बी है न्यू क्रिटिक्स, वो हमारे जॉन क्रो रैंसम विच इज बी से 1 से क्लिक कर जाएगा। हमें आंसर मिल चुका है। पॉइंट नंबर डी है हमारा लिटरेरी आर्ट एज एन आर्केटाइपल इमेज, एंड इफ यू हैव स्टडीड आर्केटाइपल थ्योरी, तो कार्ल यंग इज द पर्सन जो कि सबसे ज्यादा फेमस है आपके इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर, एंड जंगियंस जो कि आपके जंगियंस बोलो या यंगियंस बोलो, कार्ल यंग के फॉलोअर्स थे, आपको इससे मैच कर देंगे। सो वी हैव गॉट द आंसर एंड दिस इज हाउ यू टैकल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड आप इसी तरीके से अपने आंसर्स को अपने एग्जाम सेंटर में क्लिक करने वाले हो। दिसंबर 2023 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन जो कि है न्यू क्रिटिसिज्म लिटरेरी थ्योरी से। एक बड़ा सा मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है जिसको 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा सही आंसर है। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए या किसी भी लिटरेरी थ्योरी से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो सबसे पहले विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन आपको उस थ्योरी के 3-4 बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटर्स याद आने चाहिए। हम लोग जब भी न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी के बारे में बात करते हैं तो इतना हम सबको पता है कि इस थ्योरी का कहना था कि हमें ऑथर के लाइफ से, उसकी बायोग्राफी से, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से या उसकी पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें ऑथर से मतलब नहीं है, हमें रीडर से मतलब नहीं है। दे आर फोकसिंग ऑन द क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट के बारे में बात करें तो ये लोग पोएट्री के बारे में और पोएट्री की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, कैसे टाइप के लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते थे। न्यू क्रिटिसिज्म आपकी सब्जेक्टिव ना होके ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात करती है, जहां पर किसी भी तरीके के बायसेस को आपके टेक्स्ट में थोपा नहीं जाता है। जब आप इन सारे पॉइंट्स को लेके क्लियर हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में बन जाते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट इट। पॉइंट नंबर ए हमसे कहता है द न्यू मूवमेंट इन लिटरेचर पॉपुलराइज्ड क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। द एग्जैक्ट कीवर्ड दैट आई गेव यू कि न्यू क्रिटिसिज्म एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट या क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट के बारे में बात करती है। तो पॉइंट नंबर ए हमारा बिल्कुल सही बैठ जाता है। देन वी हैव पॉइंट नंबर बी। The leading critics of new criticism are Alan Tate, Robert Penverin, आरपी ब्लैकमोर एंड केनेथ वर्क। अब ये वाला जो पॉइंट है उसी बच्चे से सही बैठेगा जिसने न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर आने वाले सभी न्यू क्रिटिक्स को एक प्रॉपर लिस्ट में प्रिपेयर किया है एंड समझा है। अगर आपने इसको किया है तो यू कैन इजिली फाइंड आउट कि हमारे एलन टेट, रॉबर्ट पैनवेरन एंड आरपी ब्लैकमोर आर द न्यू क्रिटिक्स। अब आपको इसी तरीके से यूजीसी नेट कंफ्यूज करेगा कि हो सकता है आपने केनेथ वर्क का नाम कभी भी नहीं पढ़ा हो एंड ये बहुत ही मेजरली न्यू क्रिटिसिज्म से अटैच्ड नहीं भी है, एसोसिएटेड नहीं है। उसकी वजह से आपका ये पॉइंट गलत नहीं बन जाएगा क्योंकि बाकी जितने भी हमारे पॉइंट्स है या जो न्यू क्रिटिक्स है वो हमारे न्यू क्रिटिक्स का पार्ट है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए बिल्कुल सही बैठेगा। पॉइंट नंबर सी। The critical approach is extensively used in the study of novels and plays। आपसे यहाँ पर बोला गया है इस पॉइंट में कि न्यू क्रिटिसिज्म अप्रोच को हम लोग ज्यादातर नॉवेल्स और प्लेस के टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। आई होप कि आप सब लोग ने न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ा है और समझा है कि आपका न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म थ्योरी पोएट्री और उसकी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होती है। हालांकि ये लोग जॉनरास में इतना ज्यादा फर्क नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा एनालाइज करते हैं पोएट्री को। तो पोएम को लेके आपके न्यू क्रिटिक्स एंड फॉर्मलिस्ट बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, इस बात को याद रखिएगा, जिसकी वजह से हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। Point number D. The critical approach trends to discredit historical, social, political कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर। बहुत ही आसान भाषा में आपको ये चीज कही गई है कि डिसक्रेडिट किया है उन्होंने किसी भी तरीके के आपके पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल या किसी भी तरीके के कनेक्शन ऑफ द टेक्स्ट को। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठ जाता है और हमें ऑलरेडी एक आंसर मिल चुका है विच इज ए, बी एंड डी। हमारा फोर्थ पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन हम लोग ई ऑप्शन को भी जरूर से देखेंगे। जेसी रैंसम विच इज जॉन क्रो रैंसम ने पब्लिश की है एक बुक बाय द नेम ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, वेयर इन ही एप्रिशिएट
appreciates I.A. Richards, William Emerson and T.S. Eliot. अब ये भी एक बहुत ही घुमावदार टाइप का आपका पॉइंट है, जो आधा पॉइंट सही है एंड आधा पॉइंट गलत है। एंड यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो जेसी रैंसम है, उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म बुक लिखी है जिसके अंदर उन्होंने इन राइटर्स को अप्रिशिएट किया है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। न्यू क्रिटिसिज्म नाम से ये एसोसिएटेड है, ये बुक भी इन्होंने लिखी है, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने इन राइटर्स को अप्रिशिएट नहीं किया है, तो पॉइंट नंबर ई जो है वो गलत हो जाएगा। एंड इसी के थ्रू हम लोग को अपना आंसर मिल जाता है ए, बी एंड डी, विच इज पॉइंट नंबर 4। आई होप आपको इजिली समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक दीज टाइप्स ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। October 2020 में you see this question that has been asked from literary theory, and ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, जहां पर एक लिटरेरी थ्योरी के अंदर आने वाले कौन से टर्म्स हैं, क्रिटिकल टर्म्स जो बहुत फेमस है, उनको कहा जाता है कि आप एक क्वेश्चन के थ्रू उनको पिक आउट करो। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टू टर्म्स अमंग द फॉलोइंग विच आर एसोसिएटेड विद फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द थ्योरीज कि आपके सामने जैसे ही कोई थ्योरी आती है, आपको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेना है कि उसका ओरिजिन कब हुआ था एंड उसके थोड़े बहुत पॉइंटर्स क्या है। तो आपकी ये जो फॉर्मलिस्ट लिटरेरी थ्योरी है, वो 1910s एंड 1930s में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी आपकी फ्रांस एंड रशिया में। एंड इनका ये मानना था कि जो ओल्ड क्रिटिसिज्म का तरीका है, वे यू इन्वॉल्व द बायोग्राफी ऑफ द ऑथर, हिज लाइफ, हिज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उससे इनका मतलब नहीं होता था। दे वर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट। फॉर्मलिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आपके लिटरेरी डिवाइसेस, नरेटिव टेक्निक्स एंड ऑर्नामेंटेशन ऑफ लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते थे। नाउ आपने अगर फॉर्मलिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ा है, तो यू नो कि डीफेमिलियराइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म जो आपके फॉर्मलिज्म के अंदर आता है, विच वॉज गिवन बाय विक्टर श्लोवस्की। अनदर इज योर फोरग्राउंडिंग। डीफेमिलियराइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी फेमिलियर चीज को जो बहुत कॉमन है आपके लिए, एक बहुत ही अनफेमिलियर एंड अतरंगी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे राइटर्स पोएट्री लिखते हैं, तो एक लड़की की आंखों को वो कुछ अलग ही लिटरेरी डिवाइस से प्रस्तुत करेंगे, उसके बालों को बिल्कुल अलग ही फ्लावरी लैंग्वेज में शो करते हैं कि आपको जो पोएट्री होती है बहुत अट्रैक्ट करने लगती है। सेम गोज विथ योर फोरग्राउंडिंग। जब आपके एक पूरे वर्क के अंदर स्पेशल फीचर्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड ऑर्नामेंटल लैंग्वेज का यूज करके आपकी ऑडियंस का ध्यान घसीटा जाता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टेक्स्ट और अ पर्टिकुलर पैराग्राफ और स्टैंजा, उसको हम लोग फोरग्राउंडिंग कहते हैं। तो आपका क्लियर कट आंसर है डी एंड ई। एंड ये क्वेश्चन आपके न्यू क्रिटिसिज्म एंड आपके पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में भी सिमिलरली पूछा गया है कि इन थ्योरीज के कौन से क्रिटिकल टर्म्स आपको छांटने हैं। सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट। December 2012 में you have been asked again a question from literary theory, which is a very easy one. In practical criticism, I.A. Richards linked 4 kinds of meaning in most human utterances to 4 aspects. These are आपके practical criticism, which is the most important work of I.A. Richards, which was his experiment as well. इन्होंने 4 types of meaning के बारे में बात की है, which is your sense, feeling, tone and intention. क्या आपको इन चारों words को इसी format में learn करना है? तो yes, सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन आर द क्रोनोलॉजी जो आपको फोकस करनी होगी। ये बात करते हैं अपनी ये बुक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। व्हाइल ही इज टॉकिंग अबाउट सेंस, ही मीन्स द लिटरल मीनिंग और द इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर मैसेज। आप जब एक टेक्स्ट को पढ़ते हो, किसी पोएट्री को पढ़ते हो, तो उसका जो लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स निकलते हैं, आपने उसको समझा। दूसरा होता है फीलिंग, विच डिनोट्स द इमोशनल कंपोनेंट अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर मैसेज। व्हाइल यू आर सेइंग समथिंग टू समवन, उसके पीछे आपका, उस स्पीकर का कहने की क्या फीलिंग है, क्या भावना है, वो आपके फीलिंग में अटैच हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव द टोन। व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड्स, आप किस टोन का इस्तेमाल कर रहे हो टुवर्ड्स योर लिसनर, आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस तरीके से चाहते हो कि आपका जो लिसनर है इस बात को उस एटीट्यूड के थ्रू समझे। इंटेंशन होगा आपका पर्पस और एम ऑफ द अटरेंस, की आपने ये जो भी फीलिंग, सेंस एंड इमोशन जो भी आपने यूज किया है, उसका इंटेंशन क्या है, आप किस
इंटेंशन के थ्रू ये मैसेज बोलने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो, या तो आप किसी को अपने चंगुल में फंसाने की, कंसोल करने की या परसुएट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर यू आर वांटिंग टू एंटरटेन समवन। तो इंटेंशन इज समथिंग जो आपके मैसेज के पीछे का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है। सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन आपके 4 ऑप्शंस बन जाएंगे जो आपको याद रखने हैं, एंड आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। In January 2025, you have been asked this common question that you see in literary theory, जहाँ पर you will be given a set of terms or concepts that are coined by critics and you have to match them with their respective critics. So over here we can see defamiliarization, which is a very popular term of Viktor Shlovatsky, जो कि एक Russian formalist हैं, and through this term he tries to tell you कि जब आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर डिफेमिलराइजेशन टेक्निक का यूज करते हो तो ऑडियंस बहुत ही ज्यादा ऑ में चली जाती है, दे गेट अमेज्ड, एंड आपका वर्क ऑटोमेटिकली फेमिलियर होने के बजाय अनफेमिलियर एंड अट्रैक्टिव साउंड करता है आपकी ऑडियंस को। जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को जो आपके लिए कॉमन है, फेमिलियर है, एक अनकॉमन वे में उसको शो करते हो बाय हैम्परिंग विद द लिटरेरी डिवाइसेस, कि आपने बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज एंड एम्बिग्विटी को यूज कर दिया अपनी पोएट्री में, तो वो बहुत ही ज्यादा लेयर्स एंड मीनिंग को अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को, एंड दिस इज हाउ यू मेक अ कॉमन थिंग लुक वेरी फेमिलियर थिंग लुक वेरी अनफेमिलियर, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दिस डीफेमिलियराइजेशन। दूसरा जो हमें टर्म दिखाई देता है वो है अनकैनी। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी फेमस टर्म ऑफ आवर साइको एनालिटिक राइटर, वी हैव सिगमंड फ्रॉइड, जो कि बात करते हैं अनकैनी के बारे में। मतलब कि कोई ऐसी फेमिलियर चीज जो अचानक से आपको बहुत ज्यादा डरा दे या बहुत ही अनफेमिलियर लगने लगे। आई हैव ऑलवेज गिवन दिस एग्जांपल कि हम लोग के घर में डॉल्स एंड टॉयज पड़े रहते हैं जिनको हम लोग रोज देखते हैं, इग्नोर मार देते हैं कि हाँ ये मेरे बचपन का टॉय था, बट समहाउ आपके घर में आज अजीब तरीके से बत्ती का सेटअप हुआ है, लाइट चली गई है, बगल वाली नेबर के घर से एक लाल बत्ती उस गुड़िया के ऊपर पड़ रही है, आपको वही फेमिलियर गुड़िया बिल्कुल अजीब एंड डरावनी सी लगने लगेगी, एज इफ कि उसके अंदर कोई लाइफ लाइक फीचर्स आ गए हैं, अभी वो उठ के आपके सामने आ जाएगी। सो दिस काइंड ऑफ टर्म अनकैनी आपके सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस किया था। आप चाहे तो उसके बारे में और थोड़ा सा स्टडी करिए। नाउ थ्रू दिस क्वेश्चन मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन भी सामने रखना चाहती हूँ कि पॉसिबल हो सकता है कि यू आर ओनली अवेयर ऑफ दीज टू टर्म्स, जो कि हैं डीफेमिलियराइजेशन एंड अनकैनी। ये पॉसिबल है कि आपको ये दोनों टर्म्स आपने कभी भी नहीं सुने हो, तो वहां पर एग्जाम सेंटर में आपको परेशान नहीं हो जाना है कि यार अब क्या होगा। यू हैव टू गो टू द ऑप्शंस एंड आपको इन दोनों ऑप्शंस की हेल्प लेके अपने आंसर तक पहुंचना है। पॉइंट नंबर ए आपका मैच करेगा आपके पॉइंट नंबर 3 से, तो ए का 3 होगा। अब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं कि 3 एंड 4 दोनों में ही ए का 3 है, तो हम लोग दूसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं। अनकैनी मैच कर रहा है आपके सिगमंड फ्रॉइड से, विच इज बी का 4। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका ए का 3, बी का 4, एंड चाहे आपको बाकी दोनों ऑप्शंस नहीं भी आते हैं तो भी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड दिस इज इंडीड योर करेक्ट आंसर। आई होप आपके एग्जाम में अगर ऐसे टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग उसको टैकल कर लेंगे, एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। जनवरी 2017 में पूछा गया है आपसे लिटरेरी थ्योरी से एक क्वेश्चन विच सेज देयर आर 4 मॉडल्स रिलेटिंग लिटरेचर टू हिस्ट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फॉर्मलिज्म। आप सभी लोग जानते होंगे कि फॉर्मलिज्म हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में आता है तो सबसे बच्चे तो पहले कंफ्यूज हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको तो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसको आंसर तक पहुंचने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फॉर्मलिज्म की थ्योरी को अच्छे से जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बनने वाला है। लेट मी शो यू। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, एंड किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को अगर मैं आपके सामने रख दूं तो आप अपने आप ही उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से उसको जोड़ लेंगे। मतलब कि अगर मैंने आपके सामने 2 टेक्स्ट रखे, एक चौसर का रखा और एक टी.एस. इलियट के टेक्स्ट को रखा, तो उनके टेक्स्ट का जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, उसको पढ़ते ही आप पता लगा लेंगे कि एक 14th सेंचुरी में लिखा गया है और एक 20th सेंचुरी में लिखा गया है, क्योंकि दोनों के लिखावट में, बोलने में, उनके स्टाइल में फर्क है। तो ये बात तो सच है कि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को देख के आप उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या फिर वो किस एज में लिखा गया है वो जरूर से हम लोग पता लगा लेते हैं। लेकिन
रशियन फॉर्मलिज्म हमारी लिटरेरी थ्योरी की एक ऐसी ब्रांच या फिर ऐसी लिटरेरी थ्योरी है जो कहती है कि हमें आपके लिटरेचर के आर्ट फॉर्म से मतलब है, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से मतलब नहीं है, उसकी बायोग्राफिकल डिटेल से मतलब नहीं है, वो किस सोसाइटल स्ट्रक्चर या किस सोसाइटल बैकग्राउंड को बिलोंग करता है, क्या उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का कल्चरल बैकग्राउंड है, इन सभी चीजों से हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपके टेक्स्ट से, और टेक्स्ट के भी अंदर मोर स्पेसिफिकली रशियन फॉर्मलिस्ट जितने भी पीपल थे, आपके स्कॉलर्स थे, वो उस टेक्स्ट के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना ज्यादा पसंद करते थे कि आपके एक टेक्स्ट के अंदर क्या लिटरेरी डिवाइसेस, क्या फिगर्स ऑफ स्पीच, किस टेक्निक्स का यूज किया गया है, कौन सा स्ट्रक्चर इन्होंने लगाया है। मतलब कि एक टेक्स्ट की जितनी भी टेक्निकलिटीज होती है, रशियन फॉर्मलिस्ट इंटरेस्टेड थे सिर्फ और सिर्फ वो देखने में, एंड उनका सारा ध्यान इन सारी चीजों में था। बाकी ऑथर से उनका कोई मतलब नहीं था, उसकी बायोग्राफी, उसकी जीवन कथा से इनका कोई लेना देना नहीं था। तो अब आप जब जितने भी इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 1, जो कि कहता है कि लिटरेरी टेक्स्ट are universal and transcend history. The historical context of their production and reception has no bearing on the literary work, which is aesthetically autonomous, having its own laws, being a world in itself. ये पॉइंट आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि लिटरेरी थ्योरी, फॉर्मलिस्ट लिटरेरी थ्योरी आपसे यही कह रही है कि एक टेक्स्ट अपने आप में ऑटोनॉमस है, वो अपने लिए काफी है, जो भी मीनिंग निकालना है टेक्स्ट के अंदर से निकालो, उसका उसके कल्चर, उसकी हिस्ट्री और उसकी फलाना ढिमकाना बातों से किसी भी चीज से मतलब नहीं है। तो आपके एग्जाम में रशियन फॉर्मलिज्म से जब भी क्वेश्चन आए तो आप इन कीवर्ड्स को ढूंढेंगे कि आपके फॉर्म, स्ट्रक्चर, टेक्स्ट एक ऑटोनॉमस एंटिटी के बारे में बात कर रहा होगा, कोई भी स्टेटमेंट, तो वो रशियन फॉर्मलिस्ट का पार्ट बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। जून 2024 में पूछा गया है आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन विच इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एंड नॉट एन एनालिटिकल क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स एक ऐसा आपका बोल सकते हैं टर्म है जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले या उससे एसोसिएटेड क्रिटिक्स को नाम दिया जाता है, जो आपके 1920s में बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी को बहुत ज्यादा ये प्रोपगेट करते थे, एंड इनका जो तरीका था वो क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट था। तो अगर आपके पास ये जानकारी है कि कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स से कौन से क्रिटिक्स जुड़े हुए हैं, तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा। द आंसर इज कि आपके एफ.आर. ल्यूइस जुड़े हुए हैं, उनकी वाइफ क्यूडी ल्यूइस जुड़ी हुई हैं, विलियम एमसन जुड़े हुए हैं, एंड आई.ए. रिचर्ड्स भी इनसे जुड़े हुए हैं। मैंने पूरा एक वीडियो बनाकर इनके सभी जो राइटर्स जुड़े हुए हैं वो आपको पढ़ाए हुए हैं, सो मेक श्योर आपने वो देखा हो। केनेथ वर्क इज नॉट द राइटर जो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स का पार्ट बनते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इससे रूल आउट हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में एक नहीं 2 बार पूछा गया है अलग अलग राइटर्स के नाम देके, तो मेक श्योर कि आप कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिक्स, येल स्कूल ऑफ क्रिटिक्स के जितने भी क्रिटिक्स एंड राइटर्स आते हैं उनको अच्छे से जरूर से प्रिपेयर करें। दिसंबर 2023 में पूछा गया है आपसे एक ऐसा क्वेश्चन जो आप लिटरेरी थ्योरी, कल्चरल स्टडीज एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिकॉज इन तीनों के अंदर आपको कई सारे राइटर्स के इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछे जाते हैं इस फॉर्मेट में, दैट इज द मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लिस्ट 1 के अंदर आपको कुछ टर्म्स पॉइंट आउट किए गए हैं, एंड आपको लिस्ट 2 के अंदर दे दिया गया है कि यू हैव टू टेल कि इनको किसने किसने पॉइंट किया है। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अगर आपने राइटर्स के टर्म्स को अच्छी तरीके से सिर्फ बस खाली रट भी लिया है कि आपको पता है कि ये वाला जो टर्म है इस राइटर को बिलोंग करता है, तो आपके बहुत सारे मार्क्स आसानी से बन जाने वाले हैं। हेटेरोग्लोसिया हमारे मिखाइल बख्तिन का टर्म है जो कि आपके एक पर्टिकुलर वर्क की मल्टीपल वॉइसेस के बारे में बात करता है। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग जो रेमंड विलियम्स का वर्क है, जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी और ग्रुप के थ्रू फेस करने वाली या फिर शेयर करने वाली जो फीलिंग होती है अबाउट एनीथिंग, उसको इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग का नाम दिया है। देन वी हैव एम्बिग्विटी जो कि हमारे बहुत ही फेमस न्यू क्रिटिक विलियम एमसन का एक वर्क है, जिन्होंने 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी के बारे में बात की है कि पोइट्री के अंदर आपको एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर वर्क की मल्टीपल लेयर्स बनती हैं एंड मल्टीपल मीनिंग्स बनती हैं, जिसको हम लोग एम्बिग्विटी कहते हैं। देन वी हैव डिस्कोर्स जो हमारे मिशेल फुको का बहुत ही फेमस टर्म है,
जो बात करता है आपके किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में या फिर ग्रुप में डिस्कोर्स के माध्यम से किस तरीके से आप नॉलेज एंड पावर को कंट्रोल करते हो या डिसेमिनेट करते हो, ये टर्म उसके बारे में बात करता है। ये चारों ही टर्म्स आपके कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, किसी ना किसी फॉर्मेट में पूछे गए हैं, तो मेक श्योर कि आप इनको डिटेल में भी जरूर से पढ़ के जाएं। एंड आई होप कि ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर है। जुलाई 2018 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन विच सेज इन द 1940s अ क्रिटिक एंड अ फिलोसोफर प्रोड्यूस्ड टू इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल पेपर्स कॉल्ड द इंटेंशनल फैलेसी एंड द इफेक्टिव फैलेसी, आइडेंटिफाई देम। आपसे पूछा गया है कि ये जो आपके दो वर्ड्स हैं या फिर आप इनको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बोल सकते हो, दो इंपॉर्टेंट ऐसे भी बोल सकते हो, जो कि अपने टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे, उनको किसने पब्लिश कराया? द आंसर इज मुनरो सी बियर्डस्ली एंड विलियम विमके विमसैट। ठीक है, ये इनके नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो न्यू क्रिटिक हैं ये, जिन्होंने बात किया था कि आप जब एक टेक्स्ट को प्रोड्यूस करते हो तो आपको उसके ऑथर के इंटेंशंस, दैट इज द इंटेंशनल फैलेसी, एंड रीडर पर उसका क्या इफेक्ट है, विच इज द इफेक्टिव फैलेसी, से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन दोनों फैलेसीज को अपने दिमाग में रखते हुए किसी वर्क को जज करते हो तो ये एक वर्क को जज करने का गलत तरीका होगा। पहला ये कि आप ऑथर के इंटेंशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि उसने ये सोचा होगा, उसकी लाइफ में ये हुआ होगा, तब जाके उसने ये लिखा है। एंड रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि उसके ऊपर इस वर्क का क्या इफेक्ट होगा या फिर वो क्या सोचेगा, किस तरीके से इसको रिसीव करेगा, उसके बारे में अगर आप सोच के किसी वर्क को पब्लिश करोगे तो ये भी एक गलत टाइप की फैलेसी होगी। मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर वर्क को, बीइंग अ न्यू क्रिटिक ये कहते थे कि आपको सिर्फ टेक्स्ट से मतलब रखना चाहिए एंड उसके ऑथर और उसके रीडर से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये एसेज अपने आप में, ये टर्म अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किए गए हैं कि बताओ इंटेंशनल फैलेसी किसका टर्म है, इफेक्टिव फैलेसी किसका टर्म है। तो आई होप कि आप लोग ने इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। दिसंबर 2015 में पूछा गया है आपसे ये क्वेश्चन, इन न्यू क्रिटिसिज्म द की टेंशन इज एसोसिएटेड विद। आप लोग अगर न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ चुके हैं तो एक बहुत ही फेमस न्यू क्रिटिक हैं एलन टेट, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क टेंशन इन पोएट्री के अंदर टेंशन वाला टर्म पॉइंट आउट किया है, जो कि बात करता है द कंट्रोवर्सी बिटवीन द मीनिंग ऑफ सजेस्टिव मीनिंग एंड द लिटरल मीनिंग, जिसको हम लोग कॉनोटेटिव मीनिंग एंड डिनोटेटिव मीनिंग भी कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी पोएट्री में टेंशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से आप एक ही पोएट्री के कई सारे मीनिंग्स को निकाल सकते हो। ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो मेक श्योर कि आपने इस एसे की डेट को और टेंशन इन पोएट्री दैट इज कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है, जो कि एलन टेट को बिलोंग करता है। आई होप दिस इज क्लियर। June 2012 में you have been asked this question from literary theory as well as language and pedagogy। ये जो question है and इसका जो आपका concept है वो आप linguistics वाले section में भी देखते हो as well as your literary theory। तो we have C.K. Ogden and I.A. Richards were reputed in 1930s for introducing। इन दोनों ने साथ में collaborate करके एक experiment किया था। experiment के साथ ही सामने आते हैं जिसका नाम है Basic English Project। तो ये एक इनका ऐसा experiment था for नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की, जो लोग इंग्लिश को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, इतनी फ्लुएंसी नहीं गैदर कर पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश एज अ कंप्लीट लैंग्वेज उसमें इतनी वोकैबुलरी है, इतने टेंसेस हैं, इतने रूल्स हैं कि एक नॉन नेटिव स्पीकर को अपनी पूरी जिंदगी लग जाती है एक सेकेंड लैंग्वेज को अक्वायर करने में। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट लेकर आए कि ये आपकी इंग्लिश के वर्ड्स को 850 वर्ड्स में लेसन डाउन करेंगे। ये आपकी इंग्लिश का एक बहुत ही कंट्रोल्ड वे होगा, एक बहुत ही लिमिटेड एंड सिमटा हुआ वे होगा, जिसके थ्रू ये नॉन नेटिव लिसनर्स को बोलेंगे कि आप अगर इतनी ही इंग्लिश सीख लेते हो, इतने ही इंपॉर्टेंट वर्ड सीख लेते हो, तो आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओगे। नाउ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कम्स विद इट्स ओन क्रिटिसिज्म एंड सक्सेस। बहुत ज्यादा ये फेमस एंड सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट दिस वाज इंडीड अ वेरी गुड टेक्निक कि नॉन नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश सिखाने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका था। सो इफ यू वांट यू कैन गो अहेड एंड इसके बारे में आप थोड़ी और जानकारी भी गेट कर सकते हो।
So I hope that was a very fruitful session for you, and questions लगाने के बाद you could evaluate yourself कि where you are standing when you talk about these two theories. आपने अगर इनके questions लगा लिए तो you must definitely go ahead and आपको बाकी theories को भी practice करना चाहिए, because literary theory से भर भर के आपके एग्जाम में questions पूछे जाते हैं. You can take the help of these PYQ test series जो एक digital format में आपको questions आपके सामने portray करता है, and ठीक उसी तरीके से जैसे आपके एग्जाम सेंटर में questions आपके सामने आते हैं वैसे ही यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो, जहां पर टाइमर चलता रहता है. सो यू गेट इनटू अ सिमुलेशन कि एग्जाम सेंटर पे आप किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हो. यू गेट बोथ ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस इन दीज particular test series, so please go ahead and join them. And I am expecting कि आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को तो ज्वाइन किया ही होगा, जहां पर बच्चों को फ्री में PYQ टेस्ट सीरीज एंड पोल्स एवरी डे एक दिन में 4 बार मिलते हैं, जो उनकी प्रिपरेशन को हार्ड एंड बेटर बना रहे हैं. डू कमेंट मी डाउन बिलो कि आप नेक्स्ट ऐसी PYQ टेस्ट सीरीज कौन से टॉपिक पर देखना चाहोगे. सो आई विल डेफिनेटली प्रिपेयर दैट, एंड आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर.